हूं अजितेश मिश्रा, आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर में लगातार जिस तरीके से मसर्रत आलम की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जारी है और उस विरोध के बीच यहां पर बुरी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया है। जी हां, मसर्रत आलम की गिरफ्तारी और साथ ही साथ तमाम हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं को नजरबंद करने के बाद कश्मीर में जो पुलवामा में तमाम अलगाववादी नेताओं की रैली होनी थी उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद तमाम पूरे कश्मीर में अगर हम देखें तो तमाम वो लोग जो हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं को समर्थन देते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरीके की गिरफ्तारी और जिस तरीके से उन्हें नजरबंद किया गया है ये अपने आप में सही नहीं है और ये विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ चुका है कि जम्मू कश्मीर के भीतर राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र और मुफ्ती सरकार द्वारा तमाम अलगाववादी और हुर्रियत नेताओं की प्रक्रियाओं के बाद ये कोशिश की गई थी कि जिस कश्मीर में लगातार पाकिस्तान समर्थित नारे लग रहे हैं और भारत विरोधी जो रणनीतियां चल रही हैं उन पर रोक किस तरीके से लगाई जाए और उसके बाद अब कहीं ना कहीं 2 कदम आगे बढ़ते हुए मुफ्ती सरकार द्वारा तमाम अलगाववादी और हुर्रियत नेताओं को नजरबंद किया गया और मसर्रत आलम को दोबारा अगर हम देखें तो गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में एक आग सुलग रही है इस पूरे मामले के विरोध को लेकर और उसके बाद अब राष्ट्रीय ध्वज को जलाकर ये संदेश दे दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के भीतर लगातार भारत विरोधी जो स्वर है वो उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो केंद्र और मुफ्ती सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले को काबू में कर लेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध उठ रहा है उस पर जल्द ही लगाम लगाने की जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि तमाम कश्मीर में अगर हम देखें तो जो लोग गए हुए हैं या जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें तमाम मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। श्रीनगर की हालत की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके का माहौल है और उसके बाद श्रीनगर के आगे अगर हम घाटी में बढ़कर देखें तो घाटी से भी लगातार इस तरीके की छिटपुट वारदातें सामने आ रही हैं और पुलवामा में जो तमाम हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं की रैली होनी थी वो फिलहाल अधर में लटकी है। मसर्रत आलम द्वारा तमाम प्रदर्शनकारियों को संदेश भी दिया गया। उस संदेश में कहा गया कि आप लोग तमाम हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं की रैली में समर्थन दें और साथ ही साथ उसके बाद जिस तरीके से पूरे कश्मीर में एक आग भड़की है उन लोगों की जो लोग मसर्रत आलम की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं उसी प्रकरण में भारत विरोधी नारे तो लग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत का विरोध करते करते शायद वो ये भूल जा रहे हैं कि वो भी भारत का हिस्सा है और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया है और साथ ही साथ पाकिस्तानी समर्थित नारे लगातार जम्मू कश्मीर के भीतर लग रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी की घर वापसी के बाद राहुल गांधी कोशिश में लगे हैं कि जिस तरीके से उनकी छवि को यहाँ पर धक्का लगा है, तमाम लोगों ने उन पर जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब किस तरीके से दिया जाए। इसी के मद्देनजर आज की तारीख में किसान एक ऐसा मुद्दा बन चुके हैं जिन पर राजनीति लगातार हो रही है और हर विरोधी दल उसे कहीं ना कहीं एक मार्जिन के रूप में देख रहा है, जिसके लिए किसान रैली का भी आयोजन हर पार्टी द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। राहुल गांधी की घर वापसी के बाद अब राहुल गांधी भी तमाम किसानों से मिलेंगे। हालांकि 56 दिन की लंबी छुट्टी के बाद राहुल गांधी किसानों से जरूर मिलेंगे, लेकिन शायद किसान उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं कि जनाब 56 दिनों में जो हालात किसानों ने देखे, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर हो या फिर मौसम की मार को लेकर हो, तमाम किसानों ने आत्महत्याएं की, तब राहुल गांधी किस जगह पर छुट्टियां मना रहे थे, आखिरकार इसके पीछे उनकी आंशिक स्थिति क्या थी, ये तमाम सवाल किसान उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन यहां पर जरूरी ये है कि आखिरकार राहुल गांधी टूटती बिखरती कांग्रेस को किस तरीके से संभालेंगे। 19 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इस रैली के द्वारा राहुल गांधी वापसी करेंगे। अब ये वापसी आखिरकार राजनीतिक वापसी है या फिर लंबी छुट्टियों के और आराम के बाद दोबारा से अपने काम पर आना। हालांकि राजनीति में अगर हम देखें तो शायद नेता 24/7 अवेलेबल रहने का जनता के सामने वादा करते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी प्राइवेट जॉब या सरकारी नौकरी में वो 56 दिनों की छुट्टी के बाद वापस लौटे हैं और दोबारा से काम पर लग गए हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार तमाम विरोधियों द्वारा राहुल गांधी पर उठाए जा रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी अब ऐसा क्या नया करेंगे जिससे कि कांग्रेस में एक नई जान फूंकी जाए। ये तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं राहुल गांधी की घर वापसी के बाद और तमाम छुट्टियों के खत्म होने के बाद जिस तरीके से वो तुगलक लेन स्थित घर में पहुंचे, उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भले ही आतिशबाजी और पटाखे छोड़े गए हों, लेकिन क्या ये राहुल गांधी कोई जीत फतह करके आए थे? ये भी यहाँ पर सवाल खड़ा हो सकता है। क्या राहुल गांधी किसी राज्य में कांग्रेस को फतह दिलाने के बाद वापस लौटे थे, या क्या राहुल गांधी कांग्रेस में उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन गए हैं? क्या एक नेता 56 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद पार्टी में वापस आता है, उसका स्वागत किया जा रहा है, या फिर ये खुशी मनाई जा रही है कि एक लंबे को भवन में रहने के बाद राहुल गांधी वापस आ गए हैं? हालांकि ये तमाम आरोपों के बीच जरूरी यहां पर यह है कि आखिरकार जिन 56 दिनों की छुट्टी के बाद राहुल गांधी वापस आए हैं, अब उनका किस तरीके से सदुपयोग किया जाएगा। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से एक वकील का शव मृत हालत में मिला है। आपको बता दें कि वकील की हत्या एक व्यक्ति द्वारा रात में की गई थी। पूरी खबर से आपको रूबरू करा दें। संजीव कुमार एडवोकेट की हत्या की गई है और इनसे रात को 10 बजे एक व्यक्ति ने लकड़ी के डंडों से इनके सर पर कई वार किए। 48 साल की उम्र में अगर हम बात करें, इन्होंने एक मामूली सी व्यक्ति हो गई और उसके बाद व्यक्ति शराब पी रही थी। उस व्यक्ति ने रात में ही इनके सर पर डंडों से वार किए और उस समय इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कोर्ट में ये शव नहीं मिला और उसके पास एक ढाबे के पास इन वकील का अगर हम बात करें शव मिला है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जिस 30 हजारी कोर्ट पर दिन भर तमाम लोगों को उनके लिए फैसले सुनाए जाते हैं, या फिर जिस तरीके से अगर हम देखें एक कानून के मंदिर के जस्ट थोड़ी ही दूर आगे ये मामला है, वो कैसे हो जाता है। संजीव बलियान की अगर हम बात करें, इनका पूरा नाम संजीव कुमार है, जो कि एक एडवोकेट है और इनकी हत्या रात में 10 बजे लकड़ी के डंडों से इनके सर पर वार करके करती गई और जिस समय उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, एक व्यक्ति ने इन पर ये हमले किए हैं और वो शराब भी उसने पीकर रखी थी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, साइकिल पर सवार होकर आया महाविलय। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक का, हरियाणा, इन तमाम क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक महाविलय बना है और महाविलय का नाम समाजवादी जनता दल यहां पर तय किया गया है। इसके मुखिया मुलायम सिंह यादव होंगे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, ओम प्रकाश चौटाला और साथ ही साथ अगर हम बात करें एचडी देवगौड़ा की और इन तमाम बुजुर्ग नेताओं को मिलाकर अगर हम कहें तो एक दल तैयार किया गया है जिसका नाम समाजवादी जनता पार्टी होगा। और लगातार इसका फैसला अगर हम देखें, तीसरे मोर्चे की बात आज से लगभग काफी समय पहले से होती आई है, काफी सालों से पहले होती आई है, लेकिन अब तक इसका संपूर्ण गठन नहीं हो पाया था। कोशिश ये थी कि आखिरकार इसका गठन अगर किया जाए तो इसका मुखिया कौन बनेगा। इस तमाम सवालों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। वजह कही जा रही है कि तमाम तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद तमाम राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत फतेह की, भले ही वो जीत दिल्ली में ना हुई हो, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है, जिसमें अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका रख सकता है। इसके लिए तमाम क्षेत्रीय दलों को लगता है कि अगर वो एक होंगे तो शायद वो ज्यादा कारगर साबित हो पाएगा। इसी के मद्देनजर जेडीयू, आरजेडी और ओम प्रकाश चौटाला के साथ एचडी देवगौड़ा की तमाम पर तीसरा मुद्दा बनी है जिसका नाम समाजवादी जनता पार्टी होगा। हालांकि तमाम पार्टियों के विलय के बाद भी इनका चुनाव चिन्ह साइकिल रहेगा। समाजवादी पार्टी की भूमिका इस पूरे नई पार्टी में एक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके मुखिया मुलायम सिंह यादव है। पार्टी का नाम भी समाजवादी पार्टी के नाम से ही है और इसका चुनाव चिन्ह भी पुराना साइकिल है। तो ऐसे में अब यहाँ पर तमाम लोगों को अगर हम देखें तो अपने आप में एक नई पार्टी बनाकर एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा ये आने वाले समय में जल्द ही पता चल पाएगा। और न्यूज रूम लाइव में वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में लगातार जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बनते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक नया आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है। जीतन राम मांझी का कहना है कि नीतीश कुमार उन्हें रबर स्टैंप बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री भले ही जीतन राम मांझी हो, लेकिन फैसले नीतीश कुमार द्वारा लिए जाएं और जो फैसले नीतीश द्वारा लिए जाएं उन पर जीतन राम मांझी के नाम की स्टैंप लगती रहे। हालांकि अब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन अब वो जेडीयू में नहीं है। ऐसे नीतीश कुमार पर आरोप लगाना या तमाम बातों का खुलासा करना उनका सबसे पहला कार्य होना चाहिए था राजनीतिक लिहाज से। और इसी मामले में अगर हम देखें तो जीतन राम मांझी अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार को हर तरफ से घेरने की कोशिश में है। नीतीश कुमार ने भले ही अब महाविलय का गठबंधन कर दिया हो, लेकिन बिहार में जीतन राम मांझी उनके लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जीतन राम मांझी मूसाखारी प्रजाति की अगर हम बात करें, वहां पर जो एक प्रजाति है जहां के वहां पर लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक जीतन राम मांझी का यहां पर माना जाता है। तो ऐसे में ये आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तब भी इसका फायदा बीजेपी को भले ही हो, लेकिन इसका घाटा नीतीश कुमार को होना तय माना जा रहा है। हालांकि नीतीश की हौसला यहाँ पर बुलंद है, क्योंकि उनके प्रमुख विरोधी दल आरजेडी की अगर हम बात करें, वो उनके साथ खड़े हैं और महाविलय में दूसरा दल भी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को है कि सबसे बड़ा फायदा उनकी पार्टी को उन्हें होने रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब बिहार के चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी की तरफ से बयानों का सिलसिला जारी है। अब उन बयानों को पचाने का काम नीतीश कुमार को करना होगा। और न्यूज रूम लाइव फिलहाल इतना।